आज एक 4 यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का। ठीक है, ये ड्रग्स यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये हमारा लास्ट यूनिट है। उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो डायबिटीज़ के अगेंस्ट दिए जाते हैं, उसको एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहा जाता है। आगे इसको पढ़ते हैं। ये कुछ लेक्चर का आउटलाइन है, मतलब ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस किस प्रोसेस किस डिजीज़ तरीके से होता है, और इसमें उसके साथ साथ देखें उस इंसुलिन जो होते हैं हम डायबिटिक प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह रोल प्ले करती है। डायबिटीज़ के लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, किस वो उनका एक्शन क्या होता है, उनका इफेक्ट क्या है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस डिसऑर्डर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म caused by the lack of insufficient use of the insulin in the body। कहते हैं ये डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, और ये किसकी वजह से होता है, या तो हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती, या इंसुलिन प्रोड्यूस होती है मगर कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। और उसके बाद इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस कहलाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि डायबिटिक मेलाइटिस की फिर जो होती हैं दो टाइप्स होती हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। इस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस का मतलब ये है, अगर किसी को टाइप 1 हो जाए तो उसको हम इंसुलिन से ट्रीट करते हैं, अगर 2 हो जाए टाइप 2 तो उसको हम इंसुलिन के बगैर ट्रीट करते हैं, मतलब मेडिकेशन के वगैरह से उसको ट्रीट करते हैं। ये कुछ डिजीज़ प्रोसेस बताया जा रहा है, डायबिटिक मेलाइटिस का डिजीज़ प्रोसेस बताया जा रहा है कि भाई डायबिटीज़ बेसिकली होती कैसी है। सबसे पहले आप लोग ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को समझ लें कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं ये जो हम जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते हैं, या प्रोड्यूस होते अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो फिर जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज ही नहीं जा रहा, उसको एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलती, जिसके नतीजे में लीवर जो होता है बहुत ज़्यादा फैट की प्रोडक्शन करवाता है एनर्जी यूज़ करने के लिए। तो जब फैट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो फैट का जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब फैट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली एसिड होता है, मतलब उसको हम कीटोन भी कहते हैं। जब बहुत एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैट प्रोडक्शन होगी लीवर के अंदर, और वो जब ब्रेक डाउन होंगे एनर्जी के लिए, तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो कीटोन निकलेगा, एसिड निकला है कीटोन, कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। फिर उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बन जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडी बन जाएगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहलाया जाता है। अभी ये प्रोसेस समझते हैं। भाई सबसे पहले डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन डिफिशिएंसी हो जाएगी, उसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज जो होता है ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से पॉलीयूरिया भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा, और पॉलीडिप्सिया जब ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आएगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगी तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। पॉलीडिप्सिया के नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, उस ब्रेक डाउन होने के बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। मैंने आपको समझा दिया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो फिर साइंस सिम्टम जो होते हैं डायबिटिक मेलाइटिस के वो नज़र आ जाते हैं। ये एक डायबिटिक मेलाइटिस का थोड़ा सा एक प्रोसेस था, ये समझना लाजमी था। जब तक मैं आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना समझाता ये आप लोगों को मैकेनिज्म समझ नहीं आता। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन रिलीज, मैकेनिज्म ऑफ द इंसुलिन रिलीज इन नॉर्मली पेनक्रियास बीटा सेल। आमतौर पर नॉर्मली हमारे पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ अ मोर और लेस कांस्टेंट विद इन द बीटा सेल, वो डिपेंड अपॉन बीटा सेल पे होता है कि वो कितना इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है, कम या ज़्यादा। इट रिलीज इज ट्रिगर बाय फूड, चीफली फूड कंटेनिंग अब्जॉर्ब ग्लूकोज। ये इंसुलिन कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम कोई फूड वगैरह खाते हैं तभी इंसुलिन ट्रिगर होते हैं। फिर ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, और हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है जो खाने के साथ आया होता है तो उसको
एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी एक्शन बताया जा रहा है कि इंसुलिन का एक्शन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन ऑन सेल के ऊपर इंसुलिन किस तरह एक्शन करता है, ये बताया जा रहा है। इंसुलिन की एक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इंसुलिन जो होता है फर्स्ट एक्शन करता है, इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? इंसुलिन फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्लूकोज इन द लीवर एंड मसल्स सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इंसुलिन जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो ग्लूकोज हम खाने के साथ खाते हैं वो अंदर चला जाता है, वो उस ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। कैसे स्टोर करता है, कहाँ पर स्टोर करता है, लीवर में और मसल्स में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जैसे हम ग्लूकोज वगैरह खाते हैं या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और हमारे लीवर और हमारे मसल्स के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है कि लोअर द लेवल ऑफ द इंसुलिन काज अ लीवर सेल्स टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड एक्सक्रीट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो फिर ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे लीवर और मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है उसको वापस कर देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ये अगर आप एग्जांपल ले लो रमज़ान की, रमज़ान में क्या होता है, हम जो खुराक चीज़ें कर रहे थे ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हुआ होता है। रमज़ान में हम 15-16 घंटे निहार में होते हैं, जब हमें काम तो करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर इस एनर्जी को पूरा कैसे किया जाता है, ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अगर लेवल कार्बन ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में, स्टोर करेंगे। अगर कम होगा फिर उस ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में और एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। ये इसका थोड़ा एक्शन है इंसुलिन का। फिर दिस इज़ द क्लिनिकल एक्शन टू इंसुलिन विच इज़ डायरेक्टली यूज फॉर रिड्यूसिंग द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज़। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि क्लिनिकल यूज़ अगर इसकी बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है बेसिकली ये हम क्या करते हैं, ये हम अगर किसी का डायबिटिक पेशेंट है उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, फिर बताया जा रहा है इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस। उसके बाद ये जो उसका सेकंड एक्शन क्या है, लिपिड की सिंथेसिस को भी मज़ीद बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? इंसुलिन फोर्स फैट सेल टू टेक अ ब्लड लिपिड। ये इंसुलिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, फैट सेल को फोर्स करते हैं कि भाई आप जो ब्लड के अंदर लिपिड है उसको हासिल कर लें। वो उस लिपिड को हासिल कर लेता है, फिर उस लिपिड को कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड में, क्योंकि लिपिड अगर ब्लड के अंदर मूव करेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो उस लिपिड को ब्लड फैट सेल उसको ले लेते हैं ब्लड से और उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट इज़ विद द अच्छा, मैनेजमेंट क्या है, डाइट पैटर्न बताना है, एक्सरसाइज का बताना है, यूज़ अप्रोप्रिएट मेडिकेशन इंसुलिन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ पे प्रॉपर मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बोलना इंसुलिन इस्तेमाल करना, और अगर टाइप 2 का पेशेंट है तो उसको बोलना भी जो मेडिसिन आपको दी गई है वो प्रॉपरली आप इस्तेमाल करें। और बाज़ औक़ात हो भी सकता है वी मेडिकेशन इज़ वेल पॉसिबली इंसुलिन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। बाज़ औक़ात ज़रूरत के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी इंसुलिन दी जाती है। अच्छा, इंसुलिन की बात बताएं, इंसुलिन के सोर्सेस क्या होते थे पहले, तो हमारा इंसुलिन कहाँ से हासिल किया जाता उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसके सोर्सेस की बात बताया जा रहा है कि बोविन इंसुलिन जो कॉटल से हासिल की जाती थी, जैसे भैंस वगैरह वैंसी वगैरह से इस्तेमाल की जाती ली जाती थी पहले जो इंसुलिन, और प्रोकेन इंसुलिन जो पिग वगैरह से हासिल की जाती है, ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन लेबोरेटरी क्रिएट, ह्यूमन के जो इंसुलिन जो आजकल इंसानों को लगाए जाते हैं ये बेसिकली लेबोरेटरी में क्रिएट किए जाते हैं बाय द ग्रोविंग इंसुलिन प्रोटीन एंड इकोलाई बैक्टीरिया के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए। और जब इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन रेडी हो जाती है तो फिर इंसानों के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे। अच्छा, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसका इंजेक्शन मतलब इंसुलिन दी कैसी जाती है, सबकुटिनियस भी दी जाती है, एस सी का मतलब सबकुटिनियस भी लगाई जाती है, और इंटरमस्कुलर और आईवी भी। और पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 to 60 to 90 मिनट में इसका पीक हो सकता है, मतलब ये जो अपना एक्शन परफॉर्म करती है इस टाइम में। ठीक है, ये पीक का बताया जा रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है कितने टाइम में ये पीक पे जाती है, तो 60 to 90 मिनट्स में। ठीक है।
अब इंसुलिन प्रिपरेशन, इंसुलिन कैसे प्रिपेयर की जाती है ये बताया जा रहा है कि इंसुलिन प्रिपरेशन डिफर विद द रिस्पेक्ट टू दियर, कहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, सोर्सेज से, स्ट्रेंथ से, फार्मूलेशन इस तरीके से इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इंसुलिन का जो डोज है 0.3 यूनिट पर केजी के हिसाब से लगाए जाते हैं, मतलब 6 to 20 यूनिट आप डेली आप लगा सकते हैं। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा इंसुलिन लगाने की वजह से आपको ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया उसे कहते हैं। लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी जो होते हैं बाज़ औक़ात इससे क्या हो जाती है, जो हमारे बॉडी के अगर किसी वन पार्ट का, पूरी बॉडी है उसमें किसी भी एक पार्ट का जो लिपिड पोर्शन होता है वो बिल्कुल लॉस हो जाए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पतली सी हो जाए, वहाँ के जो लिपिड्स है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसको लिपिडोडिस्ट्रोफी कहलाई जाती है। किसी बॉडी में किसी भी एक पार्ट का लिपिड का ख़त्म हो जाना लिपिडोडिस्ट्रोफी कहलाई जाती है। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं इसकी वजह से। ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के जो ओरल एजेंट हम देते हैं वो ये है, एग्जांपल बताई गई है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ बताया कि सल्फोनाइलेरेस के नाम से ये एक ड्रग्स आती है, फिर उसकी एग्जांपल दी गई है ग्लाइबिन, जैसे ग्लाइबिन क्लाइमेट हो गया, और ग्लाइक्लेजाइड हो गया, और ग्लाइपिजाइड हो गया, और ग्लेमिपेराइड, ये कुछ एग्जांपल बताए गए किस चीज़ के, सल्फोनाइलेरेस के जो एग्जांपल बताए गए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताया गया है बेगोनाइट के नाम, बेगोनाइट भी एक ड्रग्स होती है जो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन इसका एग्जांपल दिया गया है। और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट मज़ीद आगे भी बताए गए हैं। ये तीसरे ड्रग्स है जो हम हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, थाइज़ोलाइडाइनडोइंस के नाम से जो एक क्लास है, और इसमें जो एग्जांपल दी है जैसे पायोग्लिटाइजोन और रोसीग्लाइटाजोन, बड़े मुश्किल नाम है ये, आप लोगों ने देखने हैं, मुझे खुद ही प्रोनाउंसिएशन में बड़ा मसला हो रहा है इसको। अच्छा, मैग्नीटाइनाइड जो आती है ये भी एक ड्रग्स होती है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसके एग्जांपल दिए गए हैं। और अल्फ़ा ग्लूसाइडोस इनहिबिटर भी दिए जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, और एग्जांपल एसरबोस के नाम से जो आती है। ठीक है। अच्छा, दूसरे ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं। अच्छा, अब कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होती है इसके तो हम पढ़ते हैं कि ये बेसिकली कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या होती है, इसके भी हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स की एड्रिनल ग्लैंड की एड्रिनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डिस्कस द एक्शन एंड इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, द काउंटर इंडिकेशन या एक्सोजीनियस कोर्टिकोस्टेरॉइड, उसकी जो एक्शन होते हैं किस तरह दी जाती हैं, किस किस को दी जाती हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लिस्ट फ्यू कॉमनली यूज़ फॉर कोर्टिकोस्टेरॉइड, कौन किस पेशेंट को दी जाती है उसके बारे में थोड़ा से पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हमने ड्रग्स स्टार्ट किया है, ये भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए दिए जाते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। ये भी जो आगे उसके ये सारे के सारे उसके ऑब्जेक्टिव हैं। एनाटॉमी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आल्सो नोन एज अ सुप्रारेनल ग्लैंड आर द एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इस एड्रिनल ग्लैंड को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है। दैट सिट एट द टॉप ऑफ द किडनी, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होता है बेसिकली हमारे किडनी के टॉप पे पाया जाता है। और ये एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो जितने भी सारे हैं उनके अंदर एक ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड भी है जो हमारे किडनी के टॉप पे पाया जाता है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये फिर एड्रिनल ग्लैंड के कुछ बताया गए हैं कि इससे होते हैं, ये आप कैप्सूल फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, येलो पोर्शन में जो कैप्सुलेटेड फॉर्म है ये बिल्कुल उसमें बंद हुआ होता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इनर जो मिडल पोर्शन होता है उसको मेडुला कहते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है, और उसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स। ये मेडुला अलग किस्म के एंजाइम रिलीज़ करता, अलग किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है जो फंक्शन करते हैं, और कॉर्टेक्स अलग किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड आर द ग्रुप ऑफ केमिकल सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली केमिकल्स, ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ कौन करता है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड को। ठीक है। अभी बताया कि मेडुला कौन से एंजाइम रिलीज़ करते हैं, कोर्टेक्स। जो मेडुला पार्ट है हमारे एड्रिनल ग्लैंड का
वो प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से जो हार्मोन्स होते हैं वो मेडुलरी साइड प्रोड्यूस करवाता है। कॉर्टेक्स जो होता है हमारा आउटर जोन होता है, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, तो वो प्रोड्यूस करता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। फिर वो उस कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर ए बी सी 3 किस्म की अलग अलग चीज़ें फिर प्रोड्यूस होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड में 3 किस्म की चीज़ें और भी आती है, सब डिवीजन इसकी। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड एक, दूसरा मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड, तीसरा 6 हार्मोन। तो ये तीनों भी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, मगर एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स आउटर जोन है वहाँ से ये रिलीज होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड को हम कोर्टिसोल भी कहते हैं। और इसका काम अलाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। अच्छा, ये जो ये कोर्टिसोल जो होते हैं बेसिकली हमारे जो ग्लूकोज जो होती है लीवर उन पे इनका बहुत अहम रोल होता है। मिनरलोकोर्टिकॉइड जो होते हैं जिसको हम दूसरा नाम एल्डिस्टेरोन भी कहते हैं। अच्छा, इस एल्डिस्टेरोन के क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंसेस पर काम करते हैं। 6 हार्मोन जो होते हैं वो एड्रेनोजन और एस्ट्रोजन, ये भी हमारे एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, उसका कॉर्टेक्स हिस्सा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आगे अच्छा, कोर्टिकोस्टेरॉइड एजेंट की अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक, हम 2 तरीक़ों से देते हैं, ओरली और आईवी भी देते हैं। प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और जिसको एक सोलिमेट्रोल भी कहते हैं, और कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। ये ड्रग्स जो होते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड एजेंट होते हैं जो उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड अवेलेबल फॉर द इन्हेलेशन फॉर्म में जो आता है ब्यूक्लोमेथासोन और डाइप्रोप्रोनेट, जैसे बेक्लोविन के नाम से आता है, और एजमिकॉट के नाम से आती है, और पल्मिकॉट के नाम से ये इन्हेलेशन आती है कोर्टिकोस्टेरॉइड की। ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इनहिबिट मैनी ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व इन द एयरवे इन्फ्लेमेशन। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे एयरवे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, जिस चीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये क्या करते हैं? उस इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन ना हो हमारे एयरवे के अंदर। रिड्यूस द नंबर ऑफ मास सेल इन द एयरवे। हमारे एयरवे के अंदर जो लाइनिंग होती है म्यूकोसल लाइनिंग, उसके अंदर मास सेल पाए जाते हैं, उनको भी रोकता है कि वो प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि मास सेल जो होते हैं वो सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, और वो सिक्रीशन क्या करता है? वो हमारे जो सांस है तो उसको मज़ीद ब्लॉक कर देता है, सांस की नली को मज़ीद ब्लॉक कर देता है, तो फिर सांस में मसला होता है। तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी दी जाती है, मास सेल को रोकने के लिए भी दी जाती है, और प्लाज्मा एक्सुडेशन के लिए भी दी जाती है, और म्यूकस सिक्रीशन, जो मैंने आपको बताया कि मास सेल जो होते हैं उनको रोकती है कि वो म्यूकस वगैरह की सिक्रीशन ना करें। रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एट द इन्फ्लेमेटरी साइट, इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेशन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे एयरवे है वहाँ पर थोड़ा इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पर लाजमी बात है जो हमारे बॉडी के न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, और बिसोनोफिल, ये क्या कहते हैं? उस इन्फ्लेमेटरी साइट पर पहुँचते हैं तो मज़ीद इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? उस न्यूट्रोफिल्स को भी वहाँ इन्फ्लेमेटरी साइट पे जाने से रोकते हैं कि वहाँ पर वो जमा ना हो जाए, उनको रोक देते हैं कि मज़ीद वो इन्फ्लेमेशन ना काज कर सके। अच्छा, और वहाँ की जो सर्कुलेशन है उसको भी इम्प्रूव करते हैं ये कोर्टिकोस्टेरॉइड। रिड्यूस द नंबर ऑफ मोनोसाइट बेसोनोफिल्स और इसिनोफिल्स, मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को वहाँ पर जाने से ये सेल्स होते हैं बॉडी के, और ये जाके वहाँ पर मज़ीद इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, तो इसको वहाँ पर जाने से रोकता है कि इन्फ्लेमेशन ना हो। रिड्यूस द नंबर ऑफ, उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्ट द माइक्रोवेस्कुलर टू रिड्यूस द लेक ऑफ सेल्स इनटू फ्लूइड इनटू द इन्फ्लेमेटरी साइट्स। अच्छा, जो हमारे जो स्मॉल वेसल्स होते हैं उस वेस्कुलर स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जो हमारे एयरवे के अंदर स्मॉल वेसल्स होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है कि वहाँ से कोई लीकिंग वगैरह ना हो, उस स्मॉल वेसल से कोई सेल या कोई फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी साइड पे ना जाए, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। अच्छा, रिस्टोर रिस्पॉन्सिव टू द बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन भी करवाती है। जब वो स्टिमुलेट होता तो इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर ऑफ बी एगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या करती है? हमारे जो बी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करवाती है। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट इन द सीन 1 to 4 आवर आफ्टर द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में तो 1 से 4 घंटे में ये अपना इफेक्ट स्टार्ट करवा देता है। और आईवी बोलस इन गिवन इन द स्टेटस
अस्थमेटिक फॉर दिस इफेक्ट। अच्छा, इसको हम एक बोलस की फॉर्म में भी देते हैं, गिवन देते हैं जब किसी को अस्थमेटिक अटैक हो जाए, अस्थमेटिक वगैरह हो जाए, एक अस्थमा में कोई पेशेंट हो जाए तो उसको हम आईवी बोलस की फॉर्म में भी देते हैं कि उसका वो सांस लेने का जो अमल है वो सही हो जाए। अच्छा, हजर्ड एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ द स्टेरॉयड, आइसोमनिया हो सकता है। आइसोमनिया मतलब नींद का ख़राब हो जाना, सही प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, मूड चेंजिंग हो सकता है, और मैनिक डिप्रेशन हो सकता है, और शिज़ोफ्रेनिया वगैरह भी हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन और मायोपैथी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, हड्डियों का ख़राब हो जाना, उसको ख़राब कर देना, ये भी उसके साइड इफ़ेक्ट में आता है। पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। फ्लूइड रिटेंशन, जो फ्लूइड वगैरह उसको भी रोक के रख सकता है हमारी बॉडी में। हाइपरटेंशन और WBC स्टोन को भी वो कर सकता है। क्लिनिक एप्लीकेशन ऑफ द एरोसल स्टेरॉयड, ये स्टेरॉयड जो होते हैं हम क्लिनिकली जो होते हैं अस्थमा के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कोई पेशेंट COPD का पेशेंट या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का पेशेंट आ जाए तो हम उसको क्लिनिकली ये जो स्टेरॉयड होते हैं वो दिए जाते हैं कि वो सांस लेने में आसानी हो जाए उसको। एड्रेनर्जिक या एनाबॉलिक कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन सिक्रीट बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इन बोथ मेन एंड वुमेन, लेज इन वुमेन। कहते हैं एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स साइड जो होता है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। मैंने आपको लास्ट पढ़ाया भी था अभी कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, मगर उसके कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज़ होते हैं, मेन और वुमेन में दोनों में, मगर ज़्यादातर मेन का, वुमेन का कम होता है वहाँ से। प्रोड्यूस a secondary male sexual characters including the increase in muscles। अच्छा, इनकी जब ये सिक्रीट होते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स जो होते हैं सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो जाते हैं इसमें मेल के अंदर, मतलब मसल्स वगैरह जो होते हैं वो इनके साइज इंक्रीज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। डेरिवेटिव्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच मिनिमाइज द मस्कुलराइजिंग इफेक्ट एंड द मिनिमाइज ऑफ द एनाबॉलिक इफेक्ट। वही सेम बात हो रही है कि जो सेकेंडरी जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसकी वजह से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं जब ये कोर्टेक्स से हमारा एंडोजीनियस सेक्स हार्मोन रिलीज़ होता है। मेडिकल यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया, इंक्रीज RBCs प्रोडक्शन, एनीमिया की प्रोडक्शन के लिए भी हम ये दे सकते हैं एड्रेनर्जिक या एनाबॉलिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और हाइपोगोनेडिज्म के लिए भी दे सकते हैं, स्टिमुलेट सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो यूज़ और द एथलेट, जो एथलेट्स कहते हैं, जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल ड्यू टू मेनी साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और क्योंकि ये जो एथलीट्स होते हैं बॉडी बिल्डर ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो मसल्स होते हैं उनका साइज़ वगैरह बढ़ जाए, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।